हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपने सेकेंड ईयर में प्रवेश कर चुके होंगे। कुछ लोग सक्सेसफुली प्रवेश कर गए होंगे जो कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर में सारे सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आराम से पास हो गए होंगे। कुछ लोगों का बैक लगा होगा एक दो सब्जेक्ट में, वो प्रमोट हुए होंगे। लेकिन आपको उस बैक पेपर का ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, उसके लिए हम आपके साथ हैं, है ना। वो सब्जेक्ट आपको जरूर करवा देंगे, वो सब्जेक्ट आपको फिर से हम पढ़ा देंगे। लेकिन आप सेकेंड ईयर में अभी आ गए हैं तो सेकेंड ईयर के सारे सब्जेक्ट में वो गलती मत कीजिएगा जो आपने फर्स्ट ईयर में किया, जिस वजह से आपके फर्स्ट ईयर के पेपर में बैक लग गया है कि नहीं। तो इसलिए आप स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए, जो कि लास्ट में हम आपको आराम से अच्छे मार्क्स दिलवा सकें, है कि नहीं। अचानक से आप लोग लास्ट में यदि पढ़ते हैं तो इसलिए आप लोग फंस जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, अभी शुरू से एकदम फ्रेश स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज हम लोग डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको कह सकते हैं, फार्माकोलॉजी, है ना। फार्माकोलॉजी से कभी भी भविष्य में आप कोई भी सेकेंड ईयर तो ठीक है एग्जिट एग्जाम देंगे, एग्जिट एग्जाम आपका नहीं होगा, अगले बैच का होगा, कोई नहीं। लेकिन अभी के बाद कभी भी आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का एग्जाम देंगे तो वहां पे कोलॉजी का वेटेज बहुत ज्यादा रहता है। तो हर एग्जाम में आपको इस फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का वेटेज देखने को मिलेगा, इसलिए अच्छे से इसको पढ़ना जरूरी है। और आज आपको फील करवाएंगे क्या है फार्माकोलॉजी, और फार्माकोलॉजी में जितने भी ड्रग्स, टाइप्स ऑफ ड्रग्स हैं, उनका मतलब क्या है, बहुत आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप समझिए कि फार्माकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है, देखिए आपको यहां दिख रहा होगा फार्माकोन, और दूसरा लोगोस, है ना। तो फार्माकोन का मतलब ही क्या होता है, एक क्या वर्ड हो जाता है, फार्माकोन। देखिए ध्यान से देखिएगा, फार्माकोन, फार्माकोन का मतलब क्या हो गया, ड्रग्स, है कि नहीं। और लोगोस, तब तो लॉजी आ गया, दो ग्रीक वर्ड है। लोगोस का मतलब स्टडी, हम लोग जनरली कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ ड्रग्स। इस पूरे विषय में हम लोग ड्रग्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि आपको डी फार्मा सेकेंड ईयर का जो कोर्स है हमारे उदित फार्मेसी के ऐप पर अब देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आपको जिस प्रकार से हमने आपको फर्स्ट ईयर में कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस के माध्यम से सिलेबस कंप्लीट करवाया था, जस्ट उसी प्रकार से यहाँ पे भी कंप्लीट करवाया हुआ है। लाइव क्लासेस आपको यहाँ पे वीकली देखने को मिल जाएगा कुछ दिन में, डाउट सेशंस के लिए। और फिर हम लोग लाइव क्लास आपको लगा करके पूरा सिलेबस को रिवाइज भी करवाएंगे एग्जाम से 3 महीने से 4 महीने पहले तक, है ना। लगातार लाइव क्लास चलेगी। ई बुक पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज मिल जाएगा जिससे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर वाइज एक टेस्ट मिल जाएगा जिससे आप चेक करिए आप सीखे कि नहीं सीखे। लाइव चैट फैसिलिटी प्लस बाइलिंगुअली, आपको इंग्लिश में स्लाइड रहेगा लेकिन बिल्कुल आसान भाषा में हिंदी कर करके समझाएंगे। और 6 सब्जेक्ट का आपको ये चीजें देखने को मिलने वाला है। और कुछ दिन में आपको, जब तक हो सके वीडियो आप देख रहे होंगे लेट से, तो आपको हार्ड कॉपी मटेरियल जो हमारा स्टडी मटेरियल है सेकेंड ईयर का, वो भी प्रिपेयर्ड हो जाएगा। तो वो भी आपको उदित फार्मेसी के ऐप पर ही देखने को मिलेगा। और इस बारे में किसी भी प्रकार की विशेष जानकारी चाहिए होगी तो आप इस नंबर पे कॉल कर लिया कीजिएगा, सुबह 8 बजे लेकर के शाम के 6 बजे तक, ठीक है। चलिए अभी हम लोग अपने सब्जेक्ट पर बात करते हैं, उसके बाद में इस कोर्स के बारे में बात करेंगे। तो हमारा सबसे पहले जो फार्माकोलॉजी है, इस सब्जेक्ट का कोर्स कोड क्या है ना। इस सब्जेक्ट का कोर्स कोड क्या है आपका, ER2021T, टी यानी थ्योरी का सिलेबस है, ठीक है। हमारा पहला चैप्टर है जनरल फार्माकोलॉजी। जनरल फार्माकोलॉजी में आप क्या पढ़ते हैं, तो पीसीआई के द्वारा जो निहित सिलेबस है उसके द्वारा दिया गया टाइम है 10 घंटे, इस चैप्टर पे आपको टाइम देना है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कि आपको 10 घंटे में पढ़ाएंगे, 1 से 2 से 3 घंटे मैक्सिमम में ये चैप्टर खत्म कर दिया जाता है। 2.5 से 3 घंटे में आपको अच्छे से पढ़ा के खत्म कर दिया जाएगा। हम लोग उतना पढ़ाते हैं जितना आपके लिए सफिशियंट है ना। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ा दिए जिससे आपका डर जाए, पहले ही आप कंप्लीट ना कर पाए। थोड़ा थोड़ा 30 से 40 मिनट का हर एक लेक्चर आपको देखने को मिल जाएगा पेड क्लासेस में, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपका क्या, इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। हाँ, आपका डाउट होगा कि सर फार्माकोलॉजी क्या आप पढ़ाइएगा ऐप पर, तो नहीं भैया, सेकेंड ईयर में जो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है वो पढ़ा रही हैं डॉक्टर आकांक्षा अवस्थी में, ठीक है। वो फार्माकोलॉजी की एक्सपर्ट हैं, उनके कंसेप्ट इतने क्लियर हैं कि आपके कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर करेंगी और बहुत आसान भाषा में पढ़ाती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा।
तो क्या सर सेकेंड ईयर में आप नहीं पढ़ाएंगे? जी हाँ, मैं पढ़ाऊंगा। बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, फार्मेसी, लॉ एंड एथिक्स, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, और भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, वो सब सब्जेक्ट हम लोग देखेंगे। लेकिन जिस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर हैं तो उनको वो चीज पढ़ाने दिया जाए। ओके, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की श्योरिटी है। अगर दिक्कत आएगी तो फिर हम हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग को आपके बॉडी में लेने के लिए अलग अलग रूट होता है। कभी मुंह से खाते हैं तो ओरल रूट हो गया, है ना। पेरेंट्रल रूट यानी इंजेक्शन के थ्रू आपके वेन में डाल देते हैं ब्लड, कोई भी ड्रग्स, है ना। फिर नेजल इनहेलेशन के थ्रू, रेक्टल आपके एनस के थ्रू भी ड्रग्स डाला जाता है। तो बहुत सारा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का माध्यम है, रूट है आपके बॉडी में डालने के लिए। तो उस सारे का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है? हर चीज का कोई ना कोई एडवांटेज है तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है। फिर ड्रग एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ना है कि हमारे बॉडी में ड्रग जो एब्जॉर्ब होता है वो कैसे होता है ना, अवशोषण कैसे होता है। तो डेफिनेशन पढ़ना है। टाइप्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, कौन कौन सा फैक्टर है जो कि ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। फिर बायो अवेलेबिलिटी एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। अब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ना है कि आपके बॉडी में यदि ड्रग एब्जॉर्ब हुआ वो किस प्रकार से आपके अलग अलग सेल्स, अलग अलग चैनल्स पर, अलग अलग रिसेप्टर पर वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। तो उसका डेफिनेशन क्या है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, प्लस फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, कौन कौन सा फैक्टर ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है, कौन कौन सा फैक्टर आपके ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है, फिर कौन कौन सा फैक्टर आपके ड्रग के ट्रांसफॉर्मेशन को करता है। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? तो ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म, जो ड्रग्स टूटता है आपके बॉडी में जाकर के, उसको हम लोग बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो उसका डेफिनेशन, फिर टाइप्स ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन, अलग अलग टाइप्स का बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन होता है वो पढ़ना है, प्लस फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्फ्लुएंसिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो देख रहे हैं ना कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है। ओके, अब एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स, अब ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन भी हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया, बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गया। अब बात आई उसको एक्सक्रीट करना है, यानी कि विसर्जित करना है, शरीर से बाहर करना है, तो वो क्या है, तो उसका डेफिनेशन पढ़ना है। फिर रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन, वो किस माध्यम से, किस रूट से निकलेगा, वो चीजें हैं, है ना। यूरिन के माध्यम से निकलेगा, या फिर आपके फीकल मैटर के माध्यम से निकलेगा, या फिर स्वेट के माध्यम से निकलेगा। तो अलग अलग माध्यम से आपका ड्रग एक्सक्रीशन भी हो सकता है। जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन एंड फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन, आपका जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन क्या है, प्लस फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग मॉडिफाइंग एक्शन आपको यहाँ पे पढ़ना है पहला चैप्टर में। अब आते हैं सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर है ड्रग्स एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हमारे प्यारे विद्यार्थियों, आपको हमने नर्वस सिस्टम ये एचएपी के फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था। तो आपको बताया था कि जो हमारा तंत्रिका तंत्र है यानी नर्वस सिस्टम है, दो पार्ट्स में बटा हुआ। एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल पापा की परियां, है ना, ऐसे ऐसे यानी साइड साइड, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी बीचों बीच। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है बच्चा? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका आता है क्या क्या? ब्रेन। क्या क्या आता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और उससे जितने भी नर्व्स निकलते हैं वो सारी चीजें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करने वाली सारी ड्रग्स, है ना। तो स्टेप्स इन्वॉल्व इन न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन। न्यूरोह्यूमरल टर्म का मतलब हुआ कि आपके न्यूरॉन और मसल के बीच में जो ट्रांसमिशन होता है ना, न्यूरोह्यूमरल ट्रांसमिशन कहलाता है। तो न्यूरॉन्स और मसल के बीच में जो भी इंपल्सेस का ट्रांसमिशन वगैरह होता है, वही स्टेप्स, किस माध्यम से न्यूरॉन से मसल्स के बीच में ट्रांसमिशन होता है इंपल्स का, वो सारा स्टेप यहाँ पे पढ़ना है। फिर अब पीएनएस पे जितने भी ड्रग्स एक्ट करते हैं उन सारे ड्रग्स का क्या क्या पढ़ना है। जैसे देखिए कोलिनर्जिक ड्रग, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग और भी ड्रग्स हैं, उन सारे ड्रग्स का एकदम स्पेसिफिक चीज पढ़ना है। पहले तो उसका डेफिनेशन जानना चाहिए कि वो ड्रग्स है क्या, क्लासिफिकेशन जानना चाहिए कि वो कैसे क्लासिफाइड हुआ है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, उसका हमारे बॉडी पर क्या एक्शन है, क्या उसका रोल है, वो चीजें देखना है। डोज, क्या उसका डोजेस फॉर्म है, प्लस इंडिकेशन और कंट्राइंडिकेशन। इंडिकेशन मतलब कब वो ड्रग्स देना है ना, और कंट्राइंडिकेशन कब वो ड्रग्स नहीं देना है। कंट्राइंडिकेशन वो केस होता है जब आप उस ड्रग्स को देंगे तो पेशेंट को हानि होगा, इंडिकेशन मतलब उस ड्रग से पेशेंट को फायदा होगा, है ना। तो अब देखिए पीएनएस पर एक्ट करने वाले जितने भी ड्रग्स हैं वो कौन कौन सा है। जैसे कोलिनर्जिक ड्रग, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। तो सर जी कोलिनर्जिक ड्रग क्या होता है? तो कोलिनर्जिक ड्रग वैसा ड्रग होता है जो आपके बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना, एक एसिटाइल कोलिन, उसको रिलीज कराता है और आपके बॉडी में, आपके बॉडी का जो रिएक्शन वगैरह है उसको फास्ट करता है।
है ना, बॉडी के गतिशीलता प्रदान करता है। कोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं, यानी एसिटाइल कोलिन को ये एक्टिव कर देता है। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स तो भैया उसका वाइस वर्सा उल्टा कर देंगे इसको, जो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे, है ना, तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग हो गया। अब एड्रीनर्जिक ड्रग, तो सर जी एड्रीनर्जिक ड्रग क्या होता है? भैया एड्रिनल ग्लैंड पढ़े थे, है ना, तो जो भी एड्रीनर्जिक रिसेप्टर होते हैं वहां पे ये एड्रीनर्जिक ड्रग्स काम करता है। अब एड्रीनर्जिक सीधा समझो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन या फिर एड्रीनलिन या नॉर एड्रीनलिन हार्मोन पढ़े थे, उसको एक्टिव करने का काम करता है एड्रीनर्जिक ड्रग्स। अब एंटी एड्रीनर्जिक, अरे भाई इसको समझाना पड़ेगा, इसका उसका उल्टा काम करेगा ये, है ना। फिर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, न्यूरॉन और मस्कुलर के बीच का जो भी जंक्शन वगैरह होता है उसको ब्लॉक करने वाला एजेंट के बारे में पढ़ना है। फिर ड्रग्स यूज्ड इन माइस्थीनिया ग्रेविस, तो सर माइस्थीनिया ग्रेविस का है हो, ये कौन नया टर्म है का ना भैया, माइस्थीनिया ग्रेविस के बारे में भी आप कहीं ना कहीं पढ़ रखे होंगे, थोड़ा सा बताते हैं। ये एक प्रकार का मस्क्यूलर डिसऑर्डर है जिसमें कि मांसपेशियों में बहुत ज्यादा थकावट महसूस होता है, बहुत ज्यादा लेजीनेस, लथार्नेस, टायर्डनेस महसूस होता है ना। उसमें जो भी ड्रग्स यूज होता है वो पढ़ना है। फिर है लोकल एनेस्थेटिक एजेंट, देखिए लोकल एनेस्थेटिक एजेंट और जनरल एनेस्थीसिया आपने पढ़ा होगा। लोकल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थेटिक एजेंट आपका पीएनएस का पार्ट है, जबकि सीएनएस पे कौन काम करता है? तो सेंट्रल एनेस्थीसिया, क्या कहते हैं, जनरल एनेस्थीसिया। तो लोकल एनेस्थेटिक क्या होता है भैया? आपके बॉडी का एक स्पेसिफिक पार्ट को भुत्थर करता है। जैसे मान लीजिए आपको दांत उखड़वाने जाना है या दांत तोड़वाने जाना है डेंटिस्ट के पास, तो आपका दांतवा में वो भुत्थर का सुइया देगा। मान लीजिए आपका माथा फट गया, तो यहाँ पे देते हैं ना भैया लिग्नोकेन, तो वो क्या हुआ? लोकल एनेस्थेटिक हो गया ना। ये सब लोकल एनेस्थेटिक क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे काम करता है। जबकि आपका जनरल एनेस्थेटिक जो कि आपका पूरे बॉडी को शून्य कर देता है, वो क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है। ठीक है, याद रखिएगा, सब क्वेश्चन बनता है। फिर एनएसएइड्स जो कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है, जो कि आपको बुखार, माथा दर्द, आहू के माई, माथा दर्द होने लगता है, सर दर्द होने लगता है, बुखार लगता है, जैसे पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, ये सब जो ड्रग्स हैं वो एनएसएइड्स के अंतर्गत आते हैं। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हो गए। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 3 है ड्रग्स एक्टिंग ऑन द आई। आंख क्या कहते हैं? आंख है ना, आई, आंख पे एक्ट करने वाला ड्रग्स के बारे में पढ़े हाल है। ठीक है, तो जितने भी ड्रग्स हैं उन सारे ड्रग्स का डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ेंगे, डोज पढ़ेंगे, इंडिकेशन और कंट्राइंडिकेशन। मैंने एक बार समझा दिया। फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब हमारे बॉडी में उस ड्रग्स का क्या रोल है। फिर डोज मतलब किस डोज में उसको, उसका डोजेस फॉर्म क्या है। इंडिकेशन मतलब कब उसको लेना है। कंट्राइंडिकेशन मतलब कब उसको नहीं लेना है। जैसे उसमें से आ गया एक केस मायोटिक्स। मायोटिक्स वो होता है जो आपका प्यूपिल है ना, प्यूपिल को घटाएगा, प्यूपिल के साइज को घटाने का काम करता है कौन? मायोटिक्स। और माइड्रियाटिक्स क्या होता है? प्यूपिल के साइज को बढ़ाने का काम करता है। कंफ्यूज हो रहे हैं? मैंने लिख के रख लिया। हाँ, साइज को घटाने का काम करता है, एकदम लिख के रख लीजिए भैया, कंफ्यूज होता है बच्चा, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बढ़ाने का काम करता है मिड्रियाटिक्स। ठीक है, अब ड्रग यूज्ड इन ग्लूकोमा। ग्लूकोमा एक प्रकार का आई डिसऑर्डर है जिसमें कि ऑप्टिक नर्व, आपको पढ़ाए थे ना क्रेनियल नर्व, उसमें से एक ऑप्टिक नर्व था। जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो जाता है, जिससे विजन ब्लरी हो जाता है, दिखना बहुत धुंधला दिखता है, कभी कभी तो विजन लॉस हो जाता है। उसमें जो भी ड्रग यूज होते हैं वो सब इस उसका बारे में पढ़ना है। फिर ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वैसे ड्रग्स के बारे में पढ़ना है जो सीएनएस पर एक्ट करे, है ना। अभी तक पीएनएस के बारे में पढ़े थे। सीएनएस में क्या क्या आता है भैया? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बता चुके हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। यानी अब जो ड्रग्स पढ़ेंगे वो डायरेक्टली ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड पर एक्ट करेगा, जिससे वो पूरा बॉडी से कनेक्टेड है। पूरा ब्रेन ही तो पूरा बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, पूरा कंट्रोल कर रहा है, तो पूरा बॉडी यहाँ पे सुन हो जाता है। जनरल एनेस्थीसिया इसीलिए इसी में आता है। ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक आपका पीएनएस में आता है। ठीक है, तो डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन, कंट्राइंडिकेशन सबका पढ़ना है। जनरल एनेस्थेटिक हमने आपको बता दिया, जैसे कि पूरा बॉडी सुन हो जाए। लोकल एनेस्थेटिक बॉडी का कोई स्पेसिफिक पार्ट, मान लीजिए कहीं कट गया, छट गया, वहां स्टिच मारना है तो लोकल एनेस्थेटिक देते हैं, है ना। लिग्नोकेन जिसको कहते हैं आप लोग। हिप्नोटिक्स एंड सिडेटिव जो कि आपके स्लीप को आउट करे, नींद लाने का काम करे। एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स होता है जो कि आपको एपिलेप्सी यानी दौरा वगैरह आता है तो उससे उस टाइम पे आपको दिया जाता है। ओपोइड एनाल्जेसिक यानी दर्द निवारक के तौर पे आपको इस ड्रग्स का यूज करते हैं। एंटी एंजाइटी, एंजाइटी माने होता है चिंता, है ना, चिंता। मान लिया किसी का बिहा नहीं हो रहा है, तो बिहा नहीं हो रहा है तो उसको चिंता हो रही है भगवान, तो उसको दवाई खिलाएंगे एंटी एंजाइटी। तो ऐसा नहीं भैया, बिहा के कारण से कोई चिंता नहीं करने वाले, कमाओ धमाओ भैया, बिहा हो जाएगा। लड़के के जीवन में हो, फार्मेसी करो तो मैक्सिमम चांस है लड़का होगे, है ना। भैया कमाओ मन से, बिहा हो जाएगा, चिंता नहीं करना, ये ड्रग्स नहीं लेना है। तो एंटी एंजाइटी ड्रग्स क्या करता है? आपके एंजाइटी को कम करने का काम करता है, चिंता को।
फिर एंटी डिप्रेसेंट, भैया दुखी हैं तो दुख को काम करने का काम कौन करता है? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। एंटी साइकोटिस्ट, आपको किसी प्रकार का मेंटल प्रॉब्लम हो गया है ना, कहते हैं ना मलवा के बेटा मामा मामा कहता और नाम ढके हमके सुदामा कहता। तो भैया किसी के भी गर्लफ्रेंड की शादी हो जाएगी, उसका बेटा अगर फ्यूचर में होता है और हमको मामा कहेगा, मेंटल डिसऑर्डर तो हो ही जाएगा, है कि नहीं? तो इस केस में एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स नहीं लगाते हैं, याद रखना। ये एग्जांपल है कि किसी को प्रकार को मेंटल डिसऑर्डर है या मेंटली प्रॉब्लम है, तो उस चीज को ठीक करने के लिए एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स होते हैं। फिर है नूट्रोपिक एजेंट, तो भैया आपका याददाश्त में कमजोरी आ रहा है, मेमोरी पावर में कमजोरी आ रहा है, तो नूट्रोपिक एजेंट हेल्पफुल होता है। सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, जो मसल को रिलैक्सेंट का काम करता है, वो चीज है, ठीक है। अब है चैप्टर नंबर 5 आपका ड्रग्स एक्टिंग ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो भैया कार्डियोलॉजिस्ट जानते हो ना, हृदय के स्पेशलिस्ट ड्रग को कहते हैं, है ना। कार्डियो रीडर, हम आपके दिल को पढ़ सकते हैं, है ना, कार्डियो रीडर। तो कार्डियो रीडर ऐसा कोई सुने नहीं है भाई, मन से निकल गया तो सुन लो भैया। कार्डियो मतलब होता है दिल वाला, हार्ट, और वेस्क्यूलर मतलब होता है आपका ब्लड वेसल्स वगैरह। तो यहाँ पे ब्लड हार्ट से रिलेटेड जो भी ड्रग्स होंगे उन सारे का डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन एंड कंट्राइंडिकेशन के बारे में पढ़ना है। तो अब आते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। देखो भैया, हाइपरटेंसिव केस ही क्या है? आपका ब्लड प्रेशर जो नॉर्मली कितना होता है 120/80, है ना। अब इससे ज्यादा हो जाए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर से ज्यादा हो जाए तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। जब हाइपरटेंशन हो गया तो अब उसको कम करना जरूरी है ना। तो कम करने के लिए जो ड्रग्स यूज करते हैं उसको एंटी हाइपरटेंसिव कहते हैं। तो हाइपरटेंसिव मैंने ब्लड प्रेशर ज्यादा करना, ओकरा में एंटी लगा दिया, नहीं ओकरा कम करेगा, ठीक है। अब एंटी एंजाइनल ड्रग्स, एंजाइनल यानी क्या? एंजाइना पेक्टोरिस होता है ना, आपका चेस्ट में पेन होता है, ऑक्सीजन वगैरह प्रॉपर हार्ट मसल्स को नहीं पहुंच पाता है, तो उसको हम लोग एंजाइनल पेक्टोरिस कहते हैं। तो उसमें उस चेस्ट पेन वगैरह को कम करने के लिए जो ड्रग्स यूज करते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स हो गया। एंटी एरिथमिक ड्रग्स, आपका जो रिदम है हार्ट का वो चीज सही से नहीं चल पा रहा है, तो उसके लिए भी रिदम सेट करने के लिए, अच्छे से चलने के लिए एंटी रिदमिक ड्रग्स देते हैं। ड्रग्स यूज्ड इन एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? देखिए, आपका जो ब्लड वेसल्स होता है ना वो मोटा हो जाता है, हार्ड हो जाता है लिपिड के कंपोजिशन के कारण। जो आप कोलेस्ट्रॉल होता है, लिपिड खाते हैं, घी, मक्खन, तेल, दही हम पकड़ के मारते हैं, जो चाप देते हैं, उससे क्या होता है? आपका ब्लड लगातार खाते रहते हैं तो आपका ब्लड वेसल्स मोटा हो जाता है। उसी केस को हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेशन की वजह से हार्ट के पास आसपास क्या होगा ना, जमाव हो जाएगा, लिपिड कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा हो जाएगा, उस वजह से बॉडी का जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर पाएगा हार्ट, तो उसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं, समझ रहे ना। फिर ड्रग्स एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स। अब वैसे ड्रग्स जो कि ब्लड पर काम करे या फिर ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन, जैसे कि आपका क्या हो गया रेड बोन मैरो, याद है उसमें ब्लड मैक्सिमम पार्ट ब्लड का कहाँ फॉर्मेशन होता है? रेड बोन मैरो में, है ना। तो वही सारी ड्रग्स के बारे में फिर से पढ़ना है, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन एंड कंट्राइंडिकेशन। भैया देख लो कितना चीज पढ़ना हर एक ड्रग्स के बारे में, 1 2 3 4 3 यही है, 4 5 6, मैंने हर एक ड्रग्स का 6 चीज पढ़ना है। और अच्छे से नोट्स बनाइए, उसका डेफिनेशन लिखिए, क्लासिफिकेशन लिखिए, फार्माकोलॉजिकल एक्शन लिखिए, डोज लिखिए, इंडिकेशन लिखिए, कंट्राइंडिकेशन लिखिए। इसमें भी दिक्कत आए तो नोट्स हम आपको बना के देते हैं ऐप पर, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से आइए डायरेक्ट नोट्स पढ़िए। और किसी प्रकार का और कोई समस्या होता है तो आप हमसे डायरेक्टली भी मैसेज करके बात कर सकते हैं। कोई भी डाउट वगैरह होता है तो आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम के थ्रू मैसेज कर सकते हैं, जो कि मेरा आईडी है मिथिलेश कुमार, MITHILESS, मिथिलेश KUMAR कुमार 3620। सब कुछ शॉर्ट में है, कहीं पे कोई गैप नहीं, और सब स्मॉल लेटर में, MITHILESS KUMAR 3620। इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए और वीडियो के बाद आप इसको सर्च करके हमसे मैसेज कर सकते हैं। कांटेक्ट में रहिए, 3-4 हजार स्टूडेंट अभी कांटेक्ट में हैं, उनको मैं हेल्प करता हूं, आपको भी कोई ना कोई हेल्प कर दूंगा, आपके काम आऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। हिमेटेनिक एजेंट, हिमेटेनिक्स एजेंट उसको कहते हैं जो आपके ब्लड में यानी आरबीसी में हीमोग्लोबिन की मात्रा को इजाफा करे। हीमोग्लोबिन में आरबीसी का मात्रा आरबीसी में हीमोग्लोबिन का मात्रा बढ़ाए, उसको हिमेटेनिक एजेंट कहते हैं। एंटी कोएगुलेंट, देखो कोएगुलेशन मतलब क्या होता है? वैसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, ब्लड कोएगुलेट होता है, थक्का बनता है। तो यहाँ कोएगुलेशन, ब्लड थक्का नहीं होने देना है, ब्लड थक्का होने से रोकना है, तो एंटी कोएगुलेंट्स। एंटी प्लेटलेट एजेंट, तो प्लेटलेट के उल्टा काम करे उसको एंटी प्लेटलेट एजेंट कहते हैं। थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग मतलब क्या? थ्रोम्बस टर्म समझते हो क्या होता है? आपके बॉडी में ऐसे तो ब्लड कोएगुलेट नहीं होता है, जब कटता छटता है तब ब्लड थक्का होता है, लेकिन आपके बॉडी में क्यों नहीं थक्का होता है आपको पता है? क्योंकि हिपैरिन पाया जाता है जो कि एंटी कोएगुलेंट है ना।
आपके ब्लड में ऐसा कभी सोचो कि कटता है तभी ब्लड क्यों जमता है, अंदर में क्यों नहीं जम जाता है? क्योंकि आपके बॉडी में एंटीकोएगुलेंट हिपैरिन है जो कि जमने नहीं देता है। लेकिन जब वो हिपैरिन सही से काम नहीं कर पाता है तो आपका बॉडी के अंदर ब्लड का क्लॉट बनने लगता है और उस क्लॉट को हम लोग थ्रोम्बस कहते हैं, जब बॉडी के अंदर है। और ये काफी हार्मफुल होता है, फेटल भी होता है कभी कभी। आपके ब्लड सर्कुलेशन में ऐसे सोचे ना, पाथवे है ब्लड वेसल से, वहां थ्रोम्बस बन के जाम कर देगा, ये वेसल्स है यहाँ जाम कर देगा, तो फिर दिक्कत होगी। तो इसी थ्रोम्बस को तोड़ने का काम कौन करता है? थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स, ठीक है। लाइटिक वर्ड मतलब तोड़ना है, ठीक है। फिर है ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। वैसे ड्रग्स जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम पर काम करे यानी श्वसन तंत्र पर काम करे, उसका भी 6 चीज पढ़ना है। डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन एंड कंट्राइंडिकेशन, ठीक है। फिर आता है ब्रोंकियोडायलेटर। वैसे ड्रग्स जो कि आपके ब्रोंकियल्स, याद है आपका ट्रेकिया है, उसके बाद ब्रोंकियोल्स आता था, है ना, तो वही ब्रोंकियोल्स को डायलेट करने का काम करता है ताकि आपका एयर इनहेलेशन अच्छे से हो, एक्सहेलेशन भी अच्छे से हो, सांस अच्छे से ले पाए। एक्सपेक्टोरेंट, भैया थूक खकार एकदम क्लियर कर दे, आपका म्यूकस वगैरह है ना पूरा अच्छे से झाड़ दे, उसको हम लोग एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं। एंटीटोसिसिव, जो खांसी के तौर पे खांसी से छुटकारा दिलाए, उसको एंटीटोसिसिव एजेंट कहते हैं। म्यूकोलाइटिक, जो आपका जो मुंह में जो भी म्यूकस वगैरह आता है उसको ब्रेक डाउन कर दे तो उसको म्यूकोलाइटिक एजेंट कहते हैं, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 8 में पढ़ना है ड्रग्स एक्टिंग ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जीआईटी ट्रैक्ट यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर जो भी ड्रग्स एक्ट करते हैं उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है। उसका भी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन एंड कंट्राइंडिकेशन पढ़ना है। एंटी अल्सर ड्रग, तो अल्सर क्या होता सर, तो अल्सर क्या होता है, तो चलो पल्सर तो हो जाइए अल्सर, तो ना भैया, पल्सर से अल्सर के कोनो लेना देना नहीं खे। तो का कैसे लेना देना नहीं खे, तो आपका जो पेट है, स्टोमक है, उसमें यदि एसिड HCl का मात्रा ज्यादा सिक्रीट होता है और ज्यादा देर आप भूखे रहते हैं तो वो HCl आपके स्टोमक के मसल्स को ही डैमेज करना शुरू कर देता है, तो आपका पेट के अंदर जो घाव हो जाता है उसी को अल्सर कहते हैं। तो उसी अल्सर को ठीक करने का काम जो करता है उसको एंटी अल्सर ड्रग कहते हैं। तो समझ गए भैया, ये देखिए आपका पेट है ना, ये आपका पेट है, यहीं पे अल्सर वगैरह हो जाता है, ठीक है। एंटी एमेटिक्स, एमेटिक मतलब होता है भैया उल्टी, तो एंटी एमेटिक यानी उल्टी से जो उल्टी ना होने दे उसको एंटी एमेटिक ड्रग कहते हैं। लेग्जेटिव और परगेटिव, भैया आपको हो गया है कंस्टिपेशन, आप पैखाना जाते हैं और कुथते रहते हैं, निकलता ही नहीं है, यानी कब्जियत हो गया है, तो उस केस में आपको लेग्जेटिव या फिर परगेटिव दिया जाता है। लेग्जेटिव से भी ज्यादा इफेक्टिव परगेटिव होता है, ये एकदम से गरज के साथ छींटे बरसा देगा, एकदम झाड़ धड़ 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 धड़, समझ रहे ना। अगर सीट पे बैठोगे ना पूरा चारों बगल छींटा पड़ जाएगा अगर परगेटिव खा लिए तो। हैवी लेग्जेटिव होता है ना, इसका ज्यादा इफेक्ट होता है। लेग्जेटिव मतलब कॉन्स्टिपेशन से राहत दिलाता है भैया, कब्जियत से राहत दिलाने वाले दवा को क्या कहते हैं, लेग्जेटिव कहते हैं, और उससे भी ज्यादा रोल अच्छा करता है परगेटिव, है ना। एंटी डायरियल, डायरिया मतलब क्या हुआ, आपको यहाँ कॉन्स्टिपेशन हुआ था ना कि आपका पैखाना निकल ही नहीं रहा था, यहाँ पे कि आपको बार बार पैखाने लगेगा, आप बार बार जाएंगे लेटरिन और पतला एकदम से छुर पानी निकलेगा, है ना, तो उसका तो डायरिया कहते हैं। अब उससे बचने के लिए आपको एंटी डायरियल चाहिए, क्योंकि डायरिया होगा तो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा और काफी सारी चीजें कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। फिर ड्रग एक्टिंग ऑन किडनी, किडनी के ऊपर काम करने वाला ड्रग्स, है ना, तो किडनी का काम ब्लड को प्यूरिफाई करने का होता है। ब्लड का प्यूरिफिकेशन का काम कौन होता है भैया, एम्स रायपुर के पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट आया था कि ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम कौन करता है, तो किडनी करता है, ठीक है। तो डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन एंड कंट्राइंडिकेशन पढ़ना है। इसमें 2 ड्रग्स है, एक डाययूरेटिक्स, एक एंटी डाययूरेटिक्स। डाययूरेटिक मतलब आपके पेशाब करने का, जो आपका मूत्र विसर्जन करने का है ना, यानी यूरिनेशन का फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगा, आपके मन में मूत्र विसर्जित करने की इच्छा प्रकट होगी, आपको मन करेगा जाए पेशाब जाए और आहा मस्त फील करे, तो वो डाययूरेटिक्स हो गया। लेकिन एंटी डाययूरेटिक्स क्या होगा कि आपको यदि ज्यादा पेशाब हो रहा है तो उसको कम करेगा भैया, ज्यादा पेशाब भी नहीं होना है ना, सिर्फ बॉडी से फ्लूइड लॉस हो जाएगा ना, फ्लूइड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। हार्मोन्स एंड हार्मोन एंटागनिस्ट, फार्माकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल रोल पढ़ना है और क्लिनिकल यूज। 3 चीज हर एक हार्मोन का पढ़ना है, फिजियोलॉजिकल रोल, पैथोलॉजिकल रोल और क्लिनिकल यूज उसका क्या है, ठीक है। तो थायराइड हार्मोन का पढ़ना है, एंटी थायराइड का पढ़ना है, पैराथार्मोन का पढ़ना है, उसके बाद कैल्सीटोनिन का पढ़ना है, विटामिन डी का पढ़ना है, इंसुलिन का पढ़ना है, फिर ओरल हाइपोग्लिसमिक एजेंट पढ़ना है, एस्ट्रोजेन पढ़ना है, प्रोजेस्टेरोन का पढ़ना है, ऑक्सीटोसिन पढ़ना है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का पढ़ना है। भैया डरो मत, सब पढ़ाया जाएगा एकदम मस्त तरीके से। अब है चैप्टर नंबर 11, ऑटोकॉइड्स। ऑटोकॉइड्स क्या होता है भैया, ये एक प्रकार का लोकल हार्मोन इसको कहते हैं। लोकल हार्मोन क्यों कहते हैं जानते हो, इसका नेचर है ना कि ये बॉडी में वहीं पे सेक्रेट होता है जहां इसका जरूरत है, और वो पूरे ब्लड में फैलता नहीं है, पूरे ब्लड में सर्कुलेट नहीं करता है। जैसे हिस्टामिन, आपको यहाँ पे एलर्जी हुआ, किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन दिक्कत हुआ तो तुरंत फूल जाता है,
है ना, वहीं पे सिर्फ सिक्रीट हुआ हिस्टामिन, पूरे बॉडी में नहीं हो गया। तो उसी प्रकार का है कि ये इसीलिए इसको लोकल हार्मोन कहते हैं, ठीक है, ऑटोकॉइड्स। तो ऑटोकॉइड्स क्या आता है, एक प्रकार का लोकल हार्मोन है जो कि बॉडी के स्पेसिफिक रीजन में ही इसका, जहां पे इसका यूज होता है वहीं पे सिक्रीट होता है, वहीं पे इसका फिर, इसीलिए इसको लोकल हार्मोन कहते हैं। इसका फिजियोलॉजिकल रोल पढ़ना है हिस्टामिन, जो कि एक ऑटोकॉइड्स है, 5-HT जिसको सेरोटोनिन कहते हैं, मूड फ्रेश करने वाला हार्मोन, एकदम मन खुश हो जाता है, प्रसन्नता वाला हार्मोन है सेरोटोनिन, आपके नींद वगैरह प्रॉपर अच्छा से आएंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन आपका हो गया, ये तीनों चीज हैं जो कि ऑटोकॉइड्स हैं। फिर इसका क्लासिफिकेशन, क्लिनिकल यूज एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ, इस सारी चीज का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, क्लिनिकल यूज पढ़ना है, और इसका एडवर्स इफेक्ट, इसके होने से क्या दिक्कत आ सकती है, एंटीहिस्टामिन्स, 5-HT एंटागोनिस्ट के बारे में पढ़ना है ना। फिर है चैप्टर नंबर 12, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स के बारे में पढ़ना है। अब कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स जो होता है, जो कि केमिकल के थ्रू जो थेरेप्यूटिक बीमारी को ठीक करने का काम करे, वो चीजें होती है, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी ऑफ इन्फेक्शन, है ना, वो पढ़ना है। इन्फेस्टिएशन एंड नियोप्लास्टिक डिजीज, जो भी नियोप्लास्टिक मतलब क्या हो गया, कैंसरस डिजीज जो भी होती हैं वो पढ़ना है। लाइट कट गई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा काला दिख रहा हूँगा, और भैया एक्चुअल में मैं ऐसा ही हूँ, थोड़ा सा मुंह पे लाइट जला लेते हैं, कोशिश करते हैं अच्छा दिखने का, दिखे तो ठीक, नहीं तो, क्योंकि ये लेक्चर 2 बार डिस्ट्रॉय हो चुका है मेरा, बनाता हूँ बीच में लाइट कट जाती है, इस बार मैं कट नहीं करूंगा क्योंकि थोड़ा सा बचा हुआ है, मैनेज कर लीजिए आप लोग, ठीक है। क्लासिफिकेशन भैया स्लाइड में कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम करिया दिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं भैया, हम करिए हैं लेकिन आवाज मेरा साफ आएगा, कोई दिक्कत नहीं, स्लाइड भी अच्छा दिखेगा। क्लासिफिकेशन, डोज, इंडिकेशन एंड कंट्राइंडिकेशन पढ़ना है, जैसे कि पेनिसिलिन्स के बारे में पढ़ना है, फिर सिफेलोस्पोरिन के बारे में पढ़ना है, फिर एमाइनोग्लाइकोसाइड्स के बारे में पढ़ना है, फिर फ्लूरोक्यूनोलोन्स के बारे में पढ़ना है, मैक्रोलाइड्स के बारे में पढ़ना है, टेट्रासाइक्लिन, देखना इतना सारा एंटीबायोटिक्स वगैरह है, सल्फोनामाइड्स के बारे में पढ़ना है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, एंटी फंगल ड्रग्स, एंटी वायरल ड्रग्स, एंटी एमीबिक एजेंट, एंथेल्मेटिक के बारे में पढ़ना है, फिर एंटी मलेरियल एजेंट्स के बारे में पढ़ना है, एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स के बारे में पढ़ना है। देखने में मुझे दिक्कत आ रही है क्योंकि आंख के पास मेरा फ्लैश जल रहा है, इस वजह से पढ़ने में दिक्कत आ रही है, लेकिन कोई नहीं, मैनेज हम लोग कर लेते हैं इधर घुमा करके किसी तरीके से। फिर है बायोलॉजिकल्स। बायोलॉजिकल्स क्या होता है कि अगर अलग चीज नहीं है, या आपके बॉडी के अंदर खुद बनता है और वो थेरेप्यूटिक एजेंट की तरह काम करता है, यानी आपके ब्लड, आपके डिजीज को ठीक करने का काम करता है, जैसे प्लाज्मा, WBC वगैरह आपके ब्लड में खुद है ना, आपके बॉडी में खुद है, वही काम अच्छा कर देता है। तो डेफिनेशन, टाइप्स एंड इंडिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट जो भी हैं उसके एग्जाम्पल के साथ आपको पढ़नी है। ये सारी चीजें थी, आपको 13 चैप्टर कुल मिलाकर था, 13 चैप्टर पढ़ना है। अब बात रही भैया कोर्स की, तो जैसे आपको फर्स्ट ईयर में कराया गया था वैसे सेकंड ईयर में भी करवाया जाएगा, और जैसे आपको फर्स्ट ईयर का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया था वैसे कुछ दिन में आपको सेकंड ईयर का भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको उदित फार्मेसी के ऐप पर। और जो भी कोर्सेज एग्जिट एग्जाम को लेकर के भी कोर्सेज आ चुके हैं, जो भी कोर्सेज वगैरह इसको ज्वाइन करने का तरीका यही होगा, प्ले स्टोर पे जाइए और सर्च इंजन में उदित फार्मेसी सर्च कीजिए, हमारे ऐप का लोगो कुछ इस प्रकार से, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद नाम, ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर लीजिए, और लॉगिन करने के बाद आपको कई सारे कोर्सेज दिख जाएंगे, जैसे एंट्रेंस एग्जाम, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, स्टडी मटेरियल जो भी चाहिए वो सब यहीं पे मिलेगा। आप आराम से एक अफोर्डेबल अमाउंट में कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं। ये इसका आपको कॉलिंग टाइम रहेगा, सुबह 8 बजे लेकर के शाम के 6 बजे तक। किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं टेक्निकल टीम से कोर्सेज वगैरह के बारे में, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। और चलिए मिलते हैं ऐप पर अच्छे से क्लास में, और नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में लगातार हम तो यूट्यूब पे भी आपको पढ़ाते ही रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके, बाय बाय।